प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम फिर विज्ञान विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे और पाठ है 6, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, इस पाठ का हमने लगभग 50% भाग पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, अध्ययन कर लिया था, और उसका जो बचा हुआ शेष भाग है उसका अध्ययन हम आज करेंगे। बच्चों, जैसा कि प्रकाश के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन दोनों में क्या अंतर है, लेंस दर्पण में क्या अंतर है, लेंस को हम कैसे पहचानेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बच्चों, आज हम फिर इसके अंतर्गत जो आज पढ़ेंगे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, हमारा प्रकाशक यंत्र कौन कौन से होते हैं, दृष्टि दोष क्या है, और हमारा समंजन क्षमता क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और हमारा वर्णक्रम क्या है। बच्चों, आज सबसे पहली बात आती है उत्तल लेंस। मैंने आपको बताया था कि दर्पण और लेंस में क्या अंतर है, कि देखिए परावर्तन की जो क्रिया होती है वो हमारी दर्पण में होती है, और जो अपवर्तन की क्रिया होती है वो हमारी लेंस में होती है। दोनों में लेंस पारदर्शी होता है जबकि दर्पण अपारदर्शी होता है। इसके अंतर्गत आज हम पहला अध्ययन करते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, वैसे तो अलग अलग कंडीशन में है, मगर मैंने आपको यहाँ पर मुख्य रूप से 3 कंडीशंस के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा आप जो है अपनी बुक की सहायता से इसका अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि पहला दिया हुआ है, पहला इसमें है, जैसा हमें वस्तु से दिखाई पड़ रहा है कि जब वस्तु जो है अनंत पर रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। मान लीजिए यह हमारा उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है हमारा? ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की पहचान तो आपको होगी। तो ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। और प्रतिबिंब के बारे में मैंने उस दिन बताया था, एक बार इसे रोक के बता रहा हूँ। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। ठीक है नहीं? जहाँ पर अपवर्तन के बाद हमें जो प्रकाश किरण जहाँ पर वास्तविक में मिलती हैं, वास्तव में वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अब आभासी प्रतिबिंब होता है कि अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, निकलती नहीं है, क्या होता है? निकलती हुई प्रतीत होती है, वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वो प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो बच्चों, आज जो है हमारा पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी है। वस्तु क्या हमारी? ए बी। ये कोई वस्तु है हमारी ए बी जो अनंत पर रखी हुई है। इसके द्वारा देखते हैं कि जो उत्तल लेंस है इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए, ये 2 किरणें निकल रही हैं वस्तु से। पहली किरण जो है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, जिसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो क्या हुआ? ये शर्त है कि अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर सीधी निकल जाती है। सॉरी, क्या होता है? सीधी निकल जाती है। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। दूसरी क्या है कि जब कोई फोकस बिंदु से होकर जाती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है? पहली किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है, प्रकाशिक केंद्र से गई है और जाने के बाद अपवर्तन के बाद सीधी निकल गई। दूसरी फोकस बिंदु से होकर के, प्रथम फोकस बिंदु से होकर गई है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को यानी कि फोकस बिंदु के नीचे काटती हैं, जहाँ पर वस्तु ए बी का उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु पर। कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? ये प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बन रहा है। ठीक है नहीं? तो अगर कोई एग्जाम में आ जाता है कि ये बताइए कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर। कहाँ पर बनता है वो प्रतिबिंब? वो बनता है ये दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर ये कहाँ पर बन रहा है? फोकस बिंदु। जैसे ये लग रहा है, कहाँ पर बन रहा है? फोकस बिंदु पर। यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है।
वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी, पृथ्वी इतना, यानी कि वस्तु से काफ़ी छोटा होता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारी कि जब वस्तु 2f यानी कि जो फोकस दूरी, और ये 2f क्या है, ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी है। ये फोकस दूरी कितनी दूरी, दुगनी। मान लीजिए यहाँ से यदि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो भी दूरी नपती है वो ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। कोई भी दूरी है कहाँ से मापी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। तो ये जो f फोकस दूरी है और ये जो 2f क्या है, ये फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी, यानी कि जब वस्तु कहाँ पर रखी है, प्रथम फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी पर जब रखी है वस्तु, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये किरण प्रकाशिक केंद्र के मुखअक्ष के समांतर जा रही है और ये दूसरी किरण जो है ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। अब आप देखेंगे तो जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है किरण, ये कंडीशंस होती है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर लेंस से टकराती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब ये समांतर गई है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जा रही है। दूसरी किरण क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है और अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। दोनों कंडीशन हमें पता है। तो ये दोनों जो, तो अब ये दोनों अपवर्तित किरण, लेंस के अपवर्तन के बाद जो किरण कही जाती हैं, दोनों क्या कही जाएंगी, ये कही जाती है हमारी अपवर्तित किरण। ये दोनों अपवर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ पर हैं, f और 2f के बीच में काटती हैं, जहाँ पर वस्तु AB का कैसा प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक कैसा बनता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता, कुछ वस्तु ये देखिए ये है और ये वस्तु से छोटा बनता है। और कौन सा बनता है, A' B' बनता है। ये दूसरी कंडीशन। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जब वस्तु जो है हमारी फोकस दूरी और ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीच में रखी, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीच में रखी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आप देखेंगे कि जब वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है तब प्रतिबिंब उसका, ये भी कोई वस्तु रखी हुई, इससे भाई दो किरण निकलती हैं, प्रथम मुखअक्ष से समांतर जाती है और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर जाती है। अब जो मुखअक्ष के समांतर जाती है वो फोकस बिंदु से होकर चली जाती है और दूसरी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, वो सीधी निकल। अब हम ये देख रहे हैं ये जब आगे जा रही हैं तो ये फैलती जा रही है, ये आगे नहीं मिलेंगी। जैसे जैसे हम देख रहे हैं जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है ये जो है फैलती जा रही है, अर्थात ये नहीं मिलेंगी। परंतु जब हमने इन्हें पीछे हटाया, क्या किया हमने, जब इन्हें हमने पीछे हटाया तो ये जो है बिंदु B' पर कहीं जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत, तो इनकी आभास हो रहा है, लग रहा है कि मिल रही है, वास्तव में नहीं है, लग रहा है हमें मिल रही है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारा इस वस्तु AB का आभासी सीधा और कैसा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा बड़ा, वस्तु इतनी छोटी है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A' B' बनता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो कंडीशंस दी हुई हैं वहाँ पर आपकी 6 कंडीशन है, ये 3 कंडीशंस मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो और कंडीशंस हैं वो आप अपने घर पर जाकर अपने घर पर बैठे हुए, सॉरी ये जो है अपने घर पर बैठे हुए रिवाइज करें, पहले इन्हें ध्यान से देखें, उसी प्रकार जो और 3 कंडीशंस हैं उसे अपनी बुक की सहायता से पूर्ण करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा प्रकाशिक यंत्र। क्या आता है हमारा, प्रकाशिक यंत्र आता है। यहाँ पर हमारा दूसरा हमारा प्रकाशिक यंत्र। अब देखिए प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। प्रकाशिक यंत्र वो होते हैं जिनमें प्रकाशिक यंत्र जो हैं, प्रकाशिक यंत्र वो होते हैं जिनकी सहायता से हम कोई चीज़ देखते हैं, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी रहा हो, दूरदर्शी रहा हो। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक यंत्र, ठीक है नहीं, आपने देखा जैसे यदि मान लीजिए प्रकाशिक यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु देखते हैं, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना है या कोई हमसे दूर स्थित वस्तु है उसे देखना है, ठीक है नहीं, तो उसमें जो है हमें प्रकाशिक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम देखते हैं। तो जैसे पहला है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी।
पहला कौन सा है? पहला है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए इसमें होता क्या, इसमें जो है उचित फोकस दूरी वाला हम एक उत्तल लेंस लगाते हैं। इसमें केवल एक ही उत्तल लेंस होता है और इसका हम आरेख खींचेंगे तो यहाँ पर हमारा एक उत्तल लेंस लगा होता है। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमने क्या किया इसके द्वारा, इसमें कौन सी कंडीशन काम कर, जो मैंने अभी आपको बताई थी, जब वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र के जब बीच रखी जाती है, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र है हमारा ये ओ, ऑप्टिकल सेंटर जिसे बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर जब वस्तु रखी जाती है, ये देखिए हमारा किरण आरेख खींच रहे हैं हम यहाँ पर, इस किरण आरेख में देखेंगे कि जब वस्तु जो प्रतिबिंब बनता है तो इसमें छोटी चीज़ें होती हैं, सूक्ष्मदर्शी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हें जो है हम बड़ा करके देखने के काम में जो हमारा आता है वो कौन सा? सरल सूक्ष्मदर्शी आता है। और इसमें एक उत्तल लेंस, आप बनावट में देखेंगे तो इसका किरण आरेख बना है, अगर आप बनावट में देखेंगे तो डॉक्टर यूज़ करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास ऐसा एक गोल क्या होता है, उसमें एक लेंस लगा होता है और नीचे एक हैंडल लगा होता है। कभी आप देखेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पर बीच में लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। ये कैसा? ये सरल सूक्ष्मदर्शी, जैसा आपने देखा डॉक्टर कभी कभी देखते हैं, हमारी आँख वगैरह देखना होता है, कान वगैरह को देखना होता है, तो वो इस वाले दूरदर्शी की सहायता से उसे देखते हैं। और ये क्या है? ये हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये जो है डॉक्टर्स वगैरह आँख कान इसमें जब देखते हैं तो डॉक्टर इसकी सहायता से देखते हैं, क्योंकि ये जो है छोटी चीज़ का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लग जाता है डॉक्टर को कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? ये हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। दूसरा क्या आता है हमारा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कह देते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें क्या होता है? इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, एक छोटे द्वारक का कम फोकस दूरी वाला और एक बड़े द्वारक का अधिक फोकस दूरी वाला। क्या होता है इसका भी देखिए, किरण आरेख देख लीजिए। इसमें एक छोटा उत्तल लेंस लगा होता है और एक बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, इसमें दो लेंस होते हैं। छोटा जो होता है जिसे बोलते हैं हम, इसे बोलेंगे अभिदर्शक लेंस। यहाँ पे देख लीजिए, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम अभिदर्शक लेंस। और ये बड़ा है, ये नेत्र की तरफ होता है। यहाँ पर एक आँख बनी होती है जिसे हम जैसे देखते हैं, यहाँ पर हमारी नेत्र बना होता है जिसे हम जो है देखते हैं आगे, जिससे कि हमें जो है देखने में आसानी होती है। तो इधर जो नेत्र का लेंस जब नेत्र की तरफ होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कह देते हैं हम नेत्र का लेंस। यहाँ पर दो ये कम फोकस दूरी वाला छोटे द्वारक का होता है, ये अधिक फोकस दूरी वाला बड़े द्वारक का होता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम तो इसकी फोकस दूरी को एफ ओ लिखते हैं और इसकी फोकस दूरी को हम एफ ई लिखते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और इसे आईपीस लेंस बोलते हैं। नेत्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईपीस लेंस। ठीक, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आप देखेंगे ये दो लेंस लगे। अब होता क्या है, यहाँ पर एक वस्तु रखी जाती है, इस वस्तु का इस नेत्र का वो अभिदर्शक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए,
यहाँ पर मान लीजिए हमने ए बी वस्तु रख दी और इसका इस अभिदर्शक लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है? इस आई पीस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। ठीक, अब ये जो प्रतिबिंब बन गया हमारा, ये प्रतिबिंब जो है इस नेत्र का लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये जो प्रतिबिंब बन गया, ये जो प्रतिबिंब बन गया, ये नेत्र लेंस के लिए क्या करता है? वस्तु का कार्य करता है। अब ये देखिए यहाँ से किरण जाएगी निकल के, हम देख रहे हैं जब इसे हम आगे खींचेंगे तो आप देखेंगे ये कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यदि हम इसे पीछे हटाते हैं तो ये एक दूसरे को यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या हुआ? यहां पर इस वस्तु एवी का अभिदर्शक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब पहले कहाँ बना? नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश इस नेत्रिका के लिए क्या कर गया? वस्तु का कार्य कर रहा है। जब वस्तु का कार्य कर रहा है तो इससे भी दो किरण पहली समांतर गई और समांतर जाने के बाद हमने ये देखा अब बर्तन के पश्चात इन दोनों को तो ये आगे नहीं मिल रही, लगातार फैलती जा रही। तो हमने क्या किया? इन्हें जब हम पीछे हटाया तो ये हमें बिंदु डबल डैश से मिलती हुई आ रही है। ये जो बी डैश है, ये बी डबल डैश है। तो इस दोनों के द्वारा इस वस्तु ए बी का आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कौन सा बन गया? ए डबल डैश बी डबल डैश। और कैसा बन गया? उल्टा बना है, आभासी बना और वस्तु से बहुत बड़ा बना है। अब ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ये यूज़ कहाँ होता है? ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर इतनी छोटी वस्तु हो कि हमें बिना चश्मे की सहायता, नग्न आँखों से, नग्न का मतलब होता है कि हमारी आँखों में कोई लेंस ना हो, सिंपल हो, कुछ हमने आंखों में लगा रखा हो। तो जब नग्न आंखों से नई चीज़ दिखती है तो उसे देखने के लिए हम सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं। ये हमारा एक प्रकाशिक केंद्र है, दो इसमें लेंस होते हैं। छोटे द्वारक का उत्तर लेंस फोकस दूरी वाला अभिदर्शक लेंस होता है और बड़ी अधिक फोकस दूरी कौन सा होता है? नेत्र का लेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या आगे होता है हमारा खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी, जैसा कि इसके नाम से प्रदेश होता है दूरदर्शी, अर्थात दूर की वस्तु देखने के लिए। आपने देखा है दूर की वस्तु देखने के लिए, जैसे मान लीजिए चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह या बहुत दूर स्थित है। जैसे आपने देखा दूरबीन का नाम आपने सुना होगा, दूरबीन का यूज़ करते हैं, वो क्या एक दूरदर्शी की तरह ही कार्य करता है। जब हमें दूर की चीज़ देखनी पड़ती है, आपने देखा ग्रह, उपग्रह, इनके लिए भी देखने के लिए काय का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। जैसे हम खगोल का मतलब सर्च करना, खोजना, जैसे नंबर इसके नाम से प्रत्येक खगोल मतलब कोई खोज करना। तो अब दूर देखते हैं खोज करने की चीज़ की, तो जो है दूरदर्शी का खगोलीय दूरदर्शी का यूज करा जाता है। अब इसमें ये उसका उल्टा होता है, ये उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इसका भी किरण आरेख देख लीजिए, इसमें उल्टा होता है। इसमें अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, इसमें जो है अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है और जो नेत्र का लेंस है वो छोटा होता है। यहाँ पर जो है ये जो नेत्र का लेंस है ये छोटा होता है।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वस्तु रखी जाती है वो कहाँ पर रखे, वो तो अनंत पर रखी जाएगी। मान ली कोई वस्तु ओ डैश है और वो कहाँ पर रखी जाएगी, वो रखी जाएगी हमारी अनंत पर। कहाँ पर रखी जाएगी, वो रखी जाएगी हमारी अनंत पर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु कहाँ पर रख दी हमने, यहाँ पर अनंत पर रख दी। जब अनंत पर वस्तु रखेंगे तो एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जब यहाँ पर प्रतिबिंब फ्री बाई पोजीशन आ गई, ये जो है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। यहाँ पर अब देखेंगे इस ए बी का इस अभिदर्शक लेंस द्वारा पहले प्रतिबिंब क्या बन गए, ए डैश बी डैश बन गया। अब इसने नेत्रगत लेंस के लिए वस्तु कार्य कर दिया, नेत्रगत लेंस के द्वारा इसका आभासी वस्तु से बड़ा और कैसा, इसके हिसाब से तो बस सीधा और इसके हिसाब से उल्टा। इसके हिसाब से तो इस वाली वस्तु के हिसाब से तो सीधा और इस यहाँ पर जो वस्तु रखी है उसके हिसाब से उल्टा। मान लीजिए कोई वस्तु हमने यहाँ मान लिया अनंत पर रखी हुई है, ऐसे मान लीजिए, उसे देखने के लिए कहाँ का प्रयोग किया हमने, दूरदर्शी का। तो इसका प्रयोग जो है वो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे हमें ग्रह उपग्रह और किसी को जानकारी लेनी होती है तो उसमें जो है हमें खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये थे प्रकाशिक यंत्र जिनके बारे में मैंने आपको समझाया। मैं समझता हूँ आपने इसके किरण आरेख से इसकी क्रिया विधि के बारे में समझा होगा और आप थोड़ा इसे जब वीडियो ध्यान से देखें और फिर किताब की सहायता से याद करें तो आप देखेंगे आपकी समझ में ज़रूर आएगा। आगे देखिए, अब बात आती है दृष्टि दोष की। दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए दृष्टि दोष में जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ आती है दृष्टि दोष। देखिए जब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने, चाहे तो रेटिना के आगे बने चाहे रेटिना के पीछे बने, ऐसी स्थिति में हमें वस्तु जो धुंधली दिखाई देने लगती है। जब वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है तब कहा जाता है कि नेत्र में या नेत्र में कोई रोग आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं दृष्टि दोष, जब वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इसमें जो पहला है हमारा दूर दृष्टि दोष। कौन सा है हमारा, दूर दृष्टि दोष। जब दूर दृष्टि दोष देखेंगे तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में होता क्या, जब कैसे पता लगती है दूर दृष्टि दोष में, तो आप देखेंगे जब वस्तु दूर स्थित होती है वो तो हमें साफ दिखाई देती है, परंतु जो वस्तु पास होती है वो हमें साफ दिखाई नहीं देती। जो दूर होती है वो तो हमें साफ दिखाई पड़ती है, परंतु जो पास होती है वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो कहा जाता है कि आँख में कौन सा रोग है, कि दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दूर दोष है, दूर दृष्टि दोष है। तो इसमें देखेंगे आप इसके जो निवारण होता है, निवारण के लिए कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं, जब देखेंगे आप तो इसमें जो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। काय का लेंस का प्रयोग करते हैं हम, उत्तल उचित फोकस वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे
दूरदृष्टि दोष दूर से। इसमें अर्थात होता क्या है, जब आप देखेंगे जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे कहीं जाकर बन जाता है, जिससे जब वस्तु का प्रतिबिंब दूर बनता है तो हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए, इसे दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा निकट दृष्टि दोष। जब आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो पास की वस्तु है वो तो साफ दिखाई देती है, परंतु जो दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती। वो क्या होता है, वो साफ दिखाई नहीं देती। तो क्या होता है इसमें जो है हमारा, जब साफ दिखाई नहीं देती है अर्थात प्रतिबिंब में जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर क्या बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो दूर की वस्तु दिखाई देती नहीं है, पास की वस्तु में साफ दिखाई देती है। तो उस समय कहा जाता है कि व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष जो होता है, आप देखेंगे कि जरा दृष्टि दोष जब व्यक्तियों थोड़ा उम्र ढलान हो जाती है, बुढ़ापे को अग्रसर होता है, तो आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों की आंख में जरा दृष्टि दोष आता है। अब जरा दृष्टि दोष पता कैसे लगी? जरा दृष्टि दोष तब पता होगा कि व्यक्ति की आंख में ना तो व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है और ना ही पास की वस्तु, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों रोग एक साथ जब व्यक्ति की आंख में हो जाते हैं तो उसे कहते हैं हम जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं हम? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझ, इसमें जो लेंस यूज किया जाता है वो अवतल उत्तल लेंस यूज किया जाता है। अवतल उत्तल का मतलब होता है द्विफोकस, यानी कि उसका उसमें ही अवतल, उसका आधा हिस्सा जो है अवतल होता है और आधा उत्तल होता है। ठीक है नहीं, जब हम नीचे देखेंगे तो हमें पढ़ने में यूज आएगा, अवतल काम करेगा, ऊपर दूर देखेंगे तो हमें उत्तल काम करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसी व्यक्ति के लिए द्विफोकस वाला, जिसमें जैसे अवतल उत्तल भी कह सकते हैं हम, लेंस का यूज किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसी फोकस दूरी वाले लेंस का यूज किया है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों एक साथ लगे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा बड़धानता, कि बड़धानता क्या है। देखिए, बड़धानता जो रोग होता है, बड़धानता में व्यक्ति को वस्तु साफ दिखाई देती है, वस्तु को देखने में कोई परेशानी नहीं होती, चाहे वस्तु दूर स्थित हो चाहे पास स्थित हो, परंतु वस्तु देखने में व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी क्या होता है? इसमें व्यक्ति को बड़धानता वहाँ होता है कि कुछ व्यक्तियों के आंख में रंग विभेद करने की क्षमता खत्म हो जाती है, अर्थात वो रंगों में विभेद नहीं कर सकते। नीले रंग को कुछ बताते हैं, लाल रंग को कुछ बताते हैं, तो जो है वो जो है कभी कभी डार्क नीले को काला ही बताने लगते हैं। तो क्या होता है, उनके जो रंगों में जो विभेद होता है, अर्थात उनमें जो है रंग को डिवाइड करने में परेशानी होती है, अर्थात वो रंगों में चेंजिंग नहीं देख पाते, इसलिए जो है उनकी आंख में कोई बड़धानता होता है। और ये जो है बचपन से ही होता है, जन्मांत होता है, ये रोग जन्मांत होता है, जन्म से ही होता है। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, बड़धानता का कोई इलाज नहीं, क्योंकि इसमें वस्तु देखने में परेशानी नहीं होती, चाहे वस्तु दूर स्थित चाहे पास स्थित, वस्तु को देखने में परेशानी नहीं होती, बस क्या पड़ता है कि रंगों को विभेद करने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति के रोग को क्या कहते हैं? बड़धानता रोग कहते हैं। तो ये जो है हमारे मुख्य दृष्टि दोष हैं जो व्यक्ति की आंख में पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, बात आती है समंजन क्षमता की, कि समंजन क्षमता क्या है। आप देखेंगे कि समंजन क्षमता क्या है।
देखिए, हमें वस्तु देखने के लिए अपनी आँखों की क्षमता लगानी पड़ती है। अब जो नेत्र लेंस होता है हमारा, जो हमारा नेत्र लेंस होता है, उसे हम जो है सेट करते हैं, और चाहे वस्तु हमें दूर की देखनी हो, चाहे हमें पास की वस्तु देखनी, तो इस प्रकार हम उसे समायोजित करते हैं और वस्तु को देखते हैं। अर्थात हमारे नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखने के लिए क्षमता लगाई जाती है, नेत्र लेंस के द्वारा समायोजित करके क्षमता लगाई, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्रीय कहते हैं कि आपकी समंजन क्षमता क्या है, कि मतलब आप कितनी दूर तक वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या है कि लेंस, जो नेत्र लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है हमारी आँख में, उसे हम समायोजित करने के बाद आप देखेंगे कि वस्तु को देखने के लिए हम क्षमता लगानी पड़ेगी, तो उसे क्या, उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब बात आती है आगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है जिसे हमने ए बी सी नाम दे दिया, और एक हमने श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारी। तुमने क्या देखा? सबसे पहले ये जो है, मान लीजिए इसे हमने बिंदु, इसे मान लिया हमने, इस बिंदु को हमने डी मान लिया। ये क्या होता है? ये अब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, वायु विरल है, ये बाहर से तो वायु से जाएगी, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ये हमने पढ़ा है, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने आपको, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, यदि इस वाले पे देखेंगे तो यहाँ पर अवलंब वाला जो कार्य करेगा वो यही तो कार्य करेगा, तो अवलंब की ओर झुक जाएगी, तो अवलंब की ओर झुक जाती है अर्थात इधर निकल जाएगी। ठीक, अब यहाँ से जो अवलंब आएगा ऐसे, अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम तो अवलंब से दूर हट जाती है। अब अवलंब तो ये, तो अवलंब की दूर हट क्या हुआ? अवलंब से दूर हटे अर्थात इस दिशा में निकल जाएगी। इसे बिंदु मान लिया हमने ई। इस किरण को मान लीजिए हमने मान लिया एफ नाम दे दीजिए इसे, और इसे दे दीजिए जी। हमने देखा कि प्रिज्म द्वारा जब इसका अपवर्तन हुआ तो क्या हुआ? जब श्वेत प्रकाश किरण डाली तो इस जो एफ डी दिशा में जो हमने किरण डाल लिया, उसका जो अपवर्तन है वो क्या हो गया? अपवर्तन के रूप में निर्गत किरण निर्गत हो जाती है, अर्थात दूसरी तरफ चली जाती है। तो ये जो है इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर प्राप्त हुआ? हमें ई जीव के रूप में दूसरी तरफ प्राप्त हो गया। यहाँ पर एक कोण हमारा ए होता है जिसे हम प्रिज्म कोण बोलते हैं, और भी नाम दे सकते हैं। हमने इसे यहाँ देख लिया है तो हम इसे ऐसा करिए, यहाँ पर इसे नाम दे दीजिए आप एच नाम दे दीजिए, क्योंकि प्रिज्म कोण को अधिकतर ए से लिखते हैं। तो जो है यहाँ पर प्रिज्म कोण कौन सा हो जाएगा? हमारा ई हो जाएगा। और हम देखेंगे इसे आप आगे बढ़ाएंगे और इधर से आप इसे आगे बढ़ाइए तो यहाँ पर भी हमारा एक कोण बनता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, जिसे हम विचलन कोण भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विचलन कोण कहते हैं। तो प्रिज्म द्वारा जो है प्रकाश के अपवर्तन का ये मैंने आपको किरण आरेख यहाँ पर बनाया है। था प्रिज्म द्वारा निर्गत किरण, ये देखिए एफ डी का निर्गत किरण क्या है? ई जी। ई जी दिशा में निर्गतीकरण कर देता है ये प्रिज्म, ये 101 प्रकाश का। ठीक, तो ये जो हमारा प्रिज्म का प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख है जो मैंने आपको बताया। अब बात आती है हमारी वर्णक्रम की। ये भी प्रिज्म से संबंधित है। वर्णक्रम क्या है देखिए, जब वर्णक्रम देखेंगे, सपोज करिए ये हमारा प्रिज्म है, ठीक, इसे हमने मान लिया पी क्यू आर।
अब हमने जब इसे एक श्वेत प्रकाश किरण डाली तो इस प्रिज्म ने उस श्वेत प्रकाश किरण को क्या करते हैं, अगर हम पर्दे पर देखेंगे तो हमें यह मान लीजिए हमने एक पर्दा मान लिया, यहाँ पर एक पर्दा लगा लिया, तो आप देखेंगे ये जो प्रिज्म है इस श्वेत प्रकाश की, ये जो श्वेत प्रकाश किरण है इसे 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, क्योंकि 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। अब आप देखेंगे तो ये जो है हमारा 7 रंगों में इसे डिवाइड कर देता है। इसे हम विव ग्योर के नाम से भी याद कर लेते हैं। रंग कैसे पहचानेंगे हम? विव, VIVGYOR, जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है, ठीक है नहीं, कि ये V का मतलब क्या होता है? वॉयलेट। I का मतलब हो गया इंडिगो, V का मतलब हो गया ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब हो गया रेड। वॉयलेट इसे हिंदी में बोलेंगे वैगनी, इसे बोलेंगे जामुनी, इसे बोलेंगे नीला, इसे बोलेंगे हरा, इसे बोलेंगे पीला, ये हो गया हमारा नारंगी और ये हो गया हमारा लाल। कभी कभी आ जाता है ये जो रंगों का जो क्रम है इसी को हम वर्णक्रम कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? वर्णक्रम कहते हैं। और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण आ जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यही तो है। इस प्रिज्म ने ये श्वेत प्रकाश की किरण का क्या किया है? 7 रंगों में डिवाइड कर दिया। इस घटना को इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये वर्णक्रम है। ये वर्णक्रम में रंग कौन से होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसे याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, विव ग्योर। यदि आप भूल जाएं कभी रंगों के साथ तो विव ग्योर। ये ध्यान रखना, नीचे से सीरियल चलता है। इसका जो सीरियल चलता है वो नीचे से चलता है। सबसे नीचे वॉयलेट, उससे ऊपर इंडिगो, उससे ऊपर ब्लू, उससे ऊपर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विव ग्योर। इतना याद रखो। आपको याद आया कि कौन कौन से रंग हमें पढ़ाए थे? 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात श्वेत प्रकाश किरण जो आ जाता है क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश किरण कितने रंगों से मिलकर बनी है, तो हम इसे भी कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश किरण जो है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। आपसे पूछ लिया 7 कौन से हैं, तो विव ग्योर याद रखो। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 तो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा वर्णक्रम। बच्चों, ये लेसन हमारा अब कंप्लीट होता है। 50% इसका पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। जो इसका बचा हुआ पार्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने आज आपको पढ़ा दिए। इसका जो PDF है वो आपको वीडियो के साथ भेज दिया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें और इसका लाभ उठाएं। और जो इसका PDF कार्य आपको भेजा जाएगा उसे आप अपनी कॉपी पर पूरा करें, जिससे कि विद्यालय में उपस्थित होने पर आप उस कार्य को आचार्य जी को चेक करा सकें। धन्यवाद।